हाय दोस्तों, मैं विकास सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड 0.1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है आपके एसटेट सीटेट और अदर स्टेट जो टेस्ट या टेट होने वाले हैं उनमें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। इसके अलावा एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ भी इससे रिलेटेड यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मिक्सअप है साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है वो है शिक्षणार्थी। शिक्षणार्थी क्या होता है? शिक्षक ही होता है, ठीक है। शिक्षक को ही बोलते हैं शिक्षणार्थी, या टीचर को ही बोलते हैं शिक्षणार्थी। तो जो टीचर होता है ना, उसके हेतु उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या आधारभूत कार्य किया है एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन है कक्षा शिक्षण की युक्ति परक शिक्षण बना दिया है, कक्षा शिक्षण को युक्ति परक बना दिया है, और शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना जो है ये काम किया है, पैदा करने का काम किया है। तीसरा है छात्रों की समस्याओं, व्यवहारों एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सोच विकसित करना, ये काम किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, टीचर के अंदर क्या करता है? टीचर के अंदर एक ऐसा कौशल विकसित करता है जिससे टीचर समझ पाता है छात्रों की समस्याओं को, उनके व्यवहारों को एवं उनकी आवश्यकताओं के प्रति उसके अंदर क्या होती है? अंतर्सोच आती है, एक समझ आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान योगदान देता है एक शिक्षक को छात्र की समस्याओं के बारे में समझने में, उनके व्यवहार के बारे में पता लगाने में और उनके जो आवश्यकताएं हैं उसके प्रति एक समझ विकसित करने में जो है शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक शिक्षक के लिए। इसलिए किसी भी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन थे? तो जो व्यक्तित्व है उसके लिए मानवतावादी सिद्धांत था, और उसके पक्ष में कौन से जो साइकोलॉजिस्ट है वो रहे। ऑप्शन है रोजर्स, स्किनर, मैकडूगल या मास्लो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मास्लो। मास्लो जो है व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर थे। अगला जो प्रश्न है वो है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव वो लेकर आया है? ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा कर दी है, शिक्षा केंद्रित शिक्षा बना दी है, या बाल केंद्रित शिक्षा कर दी है, या क्रिया केंद्रित शिक्षा कर दी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसने शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव किया है वो ये किया है कि शिक्षा को क्या कर दिया है? बाल केंद्रित कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा। अगला जो प्रश्न है वो है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है? केवल शैशव अवस्था का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है, या फिर बाल्यावस्था का अध्ययन है, या फिर किशोरावस्था का, या फिर गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो विशेषताओं का अध्ययन है उसे बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं को क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंदर बच्चे की जो गर्भ अवस्था होती है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, और किशोर अवस्था पूरी होने तक जो है इसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक बच्चे का अध्ययन किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बोलते हैं। अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का भाग था? तो प्रारंभ में यानी कि आरंभ में, स्टार्टिंग में जब मनोविज्ञान आया तो वो किस विषय के अंतर्गत से आया था, यानी कि किस विषय का महत्वपूर्ण ये भाग था? ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, या शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फिलोसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र का ये क्या था? प्रारंभ में एक भाग था, ठीक है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का भाग था? दर्शन शास्त्र का या फिलोसफी का। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है करो एवं करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है। तो करो या करो के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। इस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है शिक्षा के प्रक्रम में गुजरने वाले व्यक्ति को की प्रकृति से,
व्यक्ति के व्यवहार से, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से, व्यक्ति का जो मानसिक जीवन है उससे। तो यहाँ पर करो एवं करो के अनुसार पूछा गया है। क्या पूछा गया है करो एवं करो के अनुसार? ये पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से। तो सीखने को जो प्रभावित करने वाली दशाएं हैं उनसे संबंधित होता है जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी विषय वस्तु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो यहाँ पे कुछ संवेग दिए गए हैं और इनमें हमें बताना कि नकारात्मक कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आशा, उपलब्धि, चिंता, आनंद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो आशा है वो क्या है? सकारात्मक है। उपलब्धि भी क्या है? सकारात्मक है। और आनंद भी क्या है? सकारात्मक संवेग है। लेकिन नकारात्मक है जिसमें हमें हानि होती है तो वो कौन सा है? चिंता। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नकारात्मक संवेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा चिंता। अगला प्रश्न है एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों से चलता है, उसकी कॉपी करता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का, अक्षतिपूर्ति का। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतिगमन का। ठीक है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है तो ये उदाहरण है प्रतिगमन का। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिगमन। नेक्स्ट है कि मैगनिन के द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं, ठीक है, शर्म महसूस करते हैं, तो ऐसे बच्चे के मैगनिन के अनुसार कैसे मतलब किस प्रकार के वर्ग में रखे गए हैं? तो सावधान वर्ग के अंदर रखे गए हैं, अनिश्चित वर्ग के अंदर रखा गया है, या फिर प्रत्याहार वर्ग के अंदर, या अनुरूपता वर्ग के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रत्याहार वर्ग के अंदर। जो बच्चे दूसरों से मिलने में झिझकते हैं तो के मैगनिन ने ऐसे बच्चों को प्रत्याहार वर्ग के अंदर रखा है। अगला प्रश्न है फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? तो फ्राइड के अनुसार क्या है इसकी सही कोटि मन की संरचना की? तो ऑप्शन है अति अहम, इदम अहम, या फिर इदम अहम, अति अहम, ईड, ठीक है, ईगो, सुपर ईगो, ये आपने पढ़ा होगा। अहम, अति अहम और इदम, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले होता है इदम, फिर होता है अहम, फिर होता है अति अहम या सुपर ईगो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मन की संरचना, जो कि किसने इसकी ये सही कोटि जो है बनाई है, किसने? फ्राइड ने। ठीक है, नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। तो संवेगों पर अगर नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, तो बालकों को कैसा अभ्यास करना चाहिए? आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्म अनुभूति का। तो यहाँ इसको जो करेक्ट आंसर रहेगा कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्म अनुभूति का। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ये किसके दिन है? फ्राइड की, कोहलर की, वाटसन की, या एरिक्सन की? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एरिक्सन। एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला जो प्रश्न है अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है कहाँ पे? तो अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसके लिए? तो बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, बालक के सांस्कृतिक विकास में। तो जो अनुवांशिकता है वो बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, निभाती है। अगला प्रश्न है एक किशोर के संवेग के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो कोई भी किशोर है उसके अंदर जो संवेग होता है उसके विषय में क्या बात सही नहीं है, ये पूछा गया है। सही नहीं है। तो ऑप्शन है प्रत्येक संवेग में एक भावना जुड़ी होती है, करेक्ट है। कोई भी संवेग जब उठता है तो उससे कोई ना कोई भावना जरूर जुड़ी होती है। आगे संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है, यानी कि बाह्य रूप से अगर हम किसी को जैसे परेशान करते हैं तो क्रोध का संवेग उसके अंदर आएगा। ठीक है, किसी को हंसाते हैं तो खुश करते हैं तो वहाँ पे खुशी का या हंसने का संवेग उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो बाह्य उद्दीपकों से क्या होता है? संवेग पैदा होता है, ये बात भी ठीक है। तीसरा है संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होता रहता है। तो ये परिवर्तित भी हो जाता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है संवेग स्थायी होती है। तो यहाँ पे जो
ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। संवेग कभी भी स्थायी नहीं होते, ठीक है, ये अस्थायी होते हैं, समय समय पर ये बदलते रहते हैं, तो इसलिए संवेग स्थायी नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके लिए संवेग के लिए करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, बुद्धिलब्धि की गणना का करने का सूत्र क्या है, यानी कि आईक्यू निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा इसको। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानसिक आयु यानी कि जो हमारी मेंटल एज होती है डिवाइड बाय करंट एज यानी कि सी ए और प्लस में 100, या फिर एम ए यानी कि बाय सी एम ए क्या होती है मेंटल एज और सी ए क्या है करंट एज माइनस 100, या एम ए डिवाइड बाय सी ए और मल्टीप्लाई बाय 100, और फोर्थ ऑप्शन है एम ए डिवाइड बाय सी ए और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ना, जो करेक्ट फार्मूला हमारा रहेगा आई क्यू निकालने के लिए वो होता है एम ए बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुना में 100। तो ये इसका जो है आई क्यू निकालने का या बुद्धिलब्धि निकालने का करेक्ट फार्मूला रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व शिलगुणों की संख्या कितनी थी। तो कैटल ने जो शिलगुण बताए हैं व्यक्तित्व के वो कितने बताए हैं, वो बताए हैं इन्होंने, ऑप्शन है 17, 15, 16, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 16, यानी कि 16 शिलगुणों के बारे में बताया है कैटल ने व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है। तो जो बुद्धिमापन के लिए स्टैनफोर्ड बिने ने जो परीक्षण किया था वो क्या था, ठीक है, सामूहिक परीक्षण था, शाब्दिक परीक्षण था, या निष्पादन परीक्षण था, या नन ऑफ द अबव। जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जो बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण था वो था एक शाब्दिक परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शाब्दिक परीक्षण। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या स्त्रियां पुरुषों के की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, इस प्रकार के कथन जो है किस चीज़ को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को ये बताते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है एक सृजनात्मक विद्यार्थी है। जो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो क्या होता है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत निपुण होता है, अच्छे अंक लेने के लिए सक्षम होता है, संगीत व नृत्य में बहुत निपुण होता है, ये अपसारी यानी कि बहुविध अलग अलग तरीके से किसी काम को कर पाता है, चिंतन व समस्या समाधान करने में सक्षम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, कल भी हमने एक पढ़ा था कि सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, तो वो अपसारी चिंतन वाले होते हैं। तो इसी प्रकार से इसका जो फोर्थ ऑप्शन है अपसारी यानी कि बहुविध, यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से अलग अलग तरीकों से क्या कर सकता है, किसी भी समस्या को सोल्व करने के तरीके निकाल सकता है। तो इस प्रकार से अपसारी या बहुविधि चिंतन वाला या समस्या समाधान करने में सक्षम होता है सृजनात्मक बच्चा या प्रतिभाशाली विद्यार्थी। नेक्स्ट है शिक्षण क्या है, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो शिक्षण को हम क्या बोल सकते हैं, तो शिक्षण क्या है, एक प्रकार से एक कौशल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है एक कौशल। शिक्षण क्या होता है, एक कौशल होता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एक कौशल। आगे है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षक की योग्यता और आचरण सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर पाएगा, उनके प्रधानाचार्य कर पाएंगे, उनके शिष्य कर पाएंगे, समाज के संभ्रांत लोग कर पाएंगे या विशेषज्ञ कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर पाते हैं, जो उससे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके जो शिष्य होते हैं वो अच्छे प्रकार से जो है उसकी योग्यता और आचरण का मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। उनमें जो रिफ्लेक्ट होगा, जो आउटपुट निकल कर आएगा, उससे हम पता लगा सकते हैं कि शिक्षक की कैसी योग्यता है या उसका आचरण कैसा है, ठीक है। शिक्षक की क्वालिटी के बारे में पता लगेगा बच्चों के बारे में जानकर। नेक्स्ट है हमारा जो प्रश्न है वो है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है तो हमें किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों योग्यताओं को, शिक्षक शिक्षण अनुसंधानों को,
और ए बी दोनों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई, जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, साथ में छात्र की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, तब पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, यानी कि ए और बी दोनों ही इसके सही आंसर रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनका सही दिशा प्रदान करे। तो एक कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास के हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए कि कदम कदम पर वह अपने और विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान करे। तो इससे क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन का विकास जो है एक कक्षा में हो पाएगा, ताकि जो है कदम कदम पर सही दिशा प्रदान करता रहे शिक्षक, तभी ये हो पाएगा। आगे शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में, या ज्ञान अर्जन के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, भाई शिक्षा को कैसे परिभाषित करेंगे। तो शिक्षा को जो है अगर हमें परिभाषित करना हो तो यहाँ पे बिल्कुल सही डेफिनेशन उसके लिए क्या रहेगी कि अनुभवों के द्वारा होने वाली जो हमारी ज्ञान वृद्धि ही क्या है, शिक्षा कहलाती है। जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं उससे हमारे ज्ञान में जो वृद्धि होती है वही क्या है, शिक्षा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी शिक्षा नीति की नई शिक्षा नीति 2020 ने जगह ली है। तो अभी आपने सुना होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 में जो बनी थी, ठीक है, तो उसने कौन सी शिक्षा नीति की जो है जगह ली है। मतलब 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उससे पहले कौन सी शिक्षा नीति हमारे देश में लागू थी या चल रही थी। ऑप्शन है 2000 वाली, 1986 वाली, 1981, 1968, ठीक है, 1968। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा भाई वो रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो जगह ली है वो ली है 1986 वाली पॉलिसी की। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति की जगह ली है नई शिक्षा नीति ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1986। फिर NEP नई एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की हुई थी। तो इसकी जो तारीख है ये अच्छे से याद रखनी है, अभी हाल ही में लागू हुई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, देखिए ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2019 और 29 जुलाई 2022। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा भाई NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नहीं सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये लागू की गई थी 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, 2020। नेक्स्ट है फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया है। तो क्या क्या है, कौन कौन से सुधार हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से सुधारों के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन है समान और समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है, सभी क्षेत्रों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, यानी कि हर लेवल पे जो है इस एजुकेशन पॉलिसी को पहुँचाना है, ये सुनिश्चित करना है। नई पाठ्यचर्या और शिक्षण संरचना लागू की गई है जो इस प्रकार से है 5+3+3+4 वाली जो है नई शैक्षणिक संरचना जो है इसमें लागू की गई है। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NRF की स्थापना की गई है। भू विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, या MERUS बोल सकते हैं उसको, या बहु विषयक दृष्टिकोण रचनात्मक और अपसारी सोच ध्यान केंद्रित करना, ये सब के बारे में जो है इसको विकसित किया गया है, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैंने ऑप्शन जो है पुट कर दिए, इंक्लूड कर दिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप इसके बारे में अच्छे विस्तार से जो है एक क्वेश्चन में जान जाओ। तो जो जो इसके अंदर जो है लागू किया गया है इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी ही रहेगा, यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है इसके अंदर ये लागू किए गए हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से फिर से देख लीजिए, जो NEP है, ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर क्या किया गया है, समान और समावेशी शिक्षा के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। सभी को समान एजुकेशन मिले और सभी को साथ लेकर चले, ऐसी समावेशी शिक्षा जो है इसके अंदर हो। सभी स्तरों पर सार्वभौमिक रूप से जो है NEP पहुंच पाए, यानी कि प्रत्येक लेवल पर, ठीक है। नई पाठ्यचर्या लागू इसमें की गई है 5+3+3+4 की। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की
स्थापना इसमें की जाएगी, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान या NRF की स्थापना इसमें की जाएगी, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना इसमें की जाएगी। इसके अलावा बहुविषयक दृष्टिकोण, रचनात्मक और अपसारी सोच ध्यान केंद्रित करना, ये सब इसमें किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग विषयों के ऊपर दृष्टिकोण जो है रचनात्मक और अपसारी सोच इसमें विकसित किया जाए, ये सब इसके ऊपर जो है सोचा जा रहा है, मतलब कि इसमें लागू किया जा रहा है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर जोर देती है? तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ठीक है, किस बात पर ये जोर देती है? पाठ्यचर्या का मानकीकरण हो, पाठ्यचर्या का लचीलापन हो, पाठ्यचर्या का गैर संदर्भीकरण हो, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना हो। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो NEP है 2020, वो इस बात पर जोर देती है कि जो पाठ्यचर्या है उसमें क्या आए? लचीलापन आए। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा में ही उपयोगी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि ये 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, वो ये प्रस्तावित करती है कि जो पढ़ाई का जो माध्यम हो ना, वो किस प्रकार से हो, किस भाषा में हो। तो प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा में हो, में ही उपयोगी होना चाहिए, या बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, या फिर प्राथमिक कक्षा में बच्चों को उनकी घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो प्राथमिक लेवल के या प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, उनकी जो घर की और स्थानीय भाषाएं हैं उनके माध्यम से उनको पढ़ाया जाए, जिससे वो अच्छे प्रकार से जो है किसी भी शिक्षण वस्तु को सीख पाएंगे। नेक्स्ट है NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के बारे में क्या बताती है? कि शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से हो मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन इस प्रकार से हो कि वर्ष में एक बार जो परीक्षाएं होती है उन्हीं से मूल्यांकन किया जाए, या फिर एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, या सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ये योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि एक निश्चित अवधि में बच्चों की, किसी भी निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन। तो इस मूल्यांकन के बारे में बताती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन दबाने के बाद जब भी हमारी नई वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास जल्दी से इसके बारे में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आने वाले वीडियो आप देख पाएँ। और साथ में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी लगती है या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में उस बात पे ध्यान रखें और वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों।